इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, दो वेव का इंटरफेरेंस जानना है। और दो वेव का इंटरफेरेंस जानने के लिए आपको जानना होगा पाथ डिफरेंस, जिसे डेल्टा एक्स बोलेंगे, और फेज डिफरेंस, जिसे डेल्टा फाई बोला करेंगे, दो वेव के बीच का। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को समझने के लिए आपको दो वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस और फेज का डिफरेंस क्या होता है यह समझना होगा। इसके लिए आप यहाँ के एग्जाम्पल पे आ जाइए। आपके पास एक सर्कल हो और कोई वेव या बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू करे और दूसरा वेव या बॉडी पॉइंट बी से चलना शुरू करे सेम टाइम में। सपोज दिन का 10 बज रहा हो और 10 बजे दिन में ही एक वेव ए से चला और ठीक उसी समय दूसरा वेव बी से चलना शुरू हुआ, तो आप बोलेंगे कि ए और बी के बीच जो पाथ का डिफरेंस है वह इस आर्क के लेंथ के इक्वल होगा। और टोटल लेंथ आप जानते हैं सर्कल का रेडियस के टर्म में 2πr। तो ए से बी का यह जो आर्क है ग्रीन कलर का, इसका लेंथ 2πr डिवाइडेड बाई 4 बोले तो πr/2 होगा। मीन्स ए और बी से जो वेव चला, ए वाला 10 बजे आगे के लिए, बी वाला इधर के लिए चला, दोनों ही आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए और बी वेव जो चला है दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस आप बोलेंगे 2πr/4 या फिर πr/2। और इसे आप इस पाथ के डिफरेंस को आप डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। पाथ डिफरेंस क्या है? तो ए और बी के बीच का जो पोजीशन है, यदि इस कर्व का लेंथ आप मेजर करेंगे तो मीटर में आएगा, और मीटर वाले लेंथ को आप लीनियर बोला करते हैं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स डेल्टा एक्स को मैंने बोला इट इज द डिफरेंस इन लीनियर पोजीशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव के लीनियर पोजीशन, जिस पोजीशन को भी आप मीटर में मेजर करते हो उसके बीच का डिफरेंस कहलाएगा ए और बी के बीच का पाथ का डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म आपका है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जिसे आपने डेल्टा फाई बोला। फाई आप एंगल के लिए यूज करते हो, तो आपने डिफिनीशन लिखा इट इज द डिफरेंस इन एंगुलर पोजीशन। पाथ को आप मीटर में मेजर करते हैं तो लीनियर पोजीशन, और फेज डिफरेंस फाई से आपने डिनोट किया, या डेल्टा फाई मीन्स यह एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस फेज डिफरेंस है। इसी फिगर में यदि ए से चला एक वेव और दूसरा वेव बी से, तो उसका लीनियर पोजीशन या पाथ डिफरेंस तो आपने बोला 2πr/4, लेकिन यदि आपको बोलना हो दोनों का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, तो ए और बी के बीच एंगल का डिफरेंस या एंगुलर सेपरेशन का डिफरेंस देखना होगा। ए है हॉरिजेंटल पे, बी है वर्टिकल लाइन के अलोंग। हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री या रेडियन में π/2। तो आप बोलेंगे कि ए और बी से जो वेव चल रहा है, ए और बी वाले के बीच एंगल का डिफरेंस π/2, और एंगल का जो डिफरेंस या एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस वही कहलाएगा फेज डिफरेंस। मीन्स दोनों के बीच का फेज डिफरेंस का वैल्यू π/2। तो आपने ए और बी के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स तो बोला 2πr/4, लेकिन फेज डिफरेंस यदि आप डेल्टा फाई बोलेंगे तो यह हो जाएगा π/2। तो एंगल का डिफरेंस फेज डिफरेंस, और लीनियर पोजीशन जिसे आप ऐसा यूनिट मीटर में मेजर करेंगे वह डिफरेंस कहलाएगा पाथ का डिफरेंस। नेक्स्ट अपने को जानना होगा, देख रहे हैं आपकी ए और बी के बीच यदि कुछ पाथ का डिफरेंस है तो कुछ फेज का भी डिफरेंस है। तो नेक्स्ट अपने को यही जानना है कि इस फेज डिफरेंस डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के बीच क्या रिलेशन है। अब सर्कल के बदले मैंने एक साइन एक्स का ग्राफ ले लिया है। साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, 180 पे आकर के वापस से 0 वैल्यू, फिर 180 से 360 के बीच का वैल्यू नेगेटिव, 360 पे साइन का वैल्यू 0 हो जा रहा है। एक बार यह पूरा लोब ऊपर की तरफ,
और एक बार यह नीचे की तरफ, एक बार ऊपर और एक बार नीचे मिलकर के पूरा एक वेवलेंथ 0 से 360 का जो लेंथ होगा, एंगल 360 नहीं, लेंथ जिसे आप मीटर में मेजर करेंगे, यह लेंथ कहलाएगा लीनियर पोजीशन। तो यदि कोई वेव आपका ओ से चल रहा है, ओरिजिन से, और दूसरा वेव उसी टाइम पे ए से चलना स्टार्ट हो, सपोज दिन के 10 बजे एक वेव चला पॉइंट ओ से और दूसरा वेव चला पॉइंट ए से सेम टाइम पे, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों के बीच लीनियर पोजीशन का डिफरेंस लैम्डा के इक्वल होगा। इस लैम्डा को आप बोलते हैं वेवलेंथ। और यदि आप लीनियर पोजीशन, मीटर वाला पोजीशन ना बोल करके एंगल बोलेंगे, तो यहाँ का एंगल 0 डिग्री और यह 360 डिग्री, इस 360 को रेडियन में आप बोलेंगे 2 पाई। इसका मतलब है यहाँ वाले वेव और यहाँ वाले वेव के बीच एंगल का डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। और एंगल के डिफरेंस को आप बोलते हो फेज डिफरेंस। तो डेल्टा फाई का वैल्यू 2 पाई, फेज डिफरेंस को आपने डेल्टा फाई बोला है तो डेल्टा फाई तो 2 पाई हो जाएगा। लेकिन पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स बोलिएगा तो आपको बोलना होगा लैम्डा के इक्वल। तो कोई बोले ओ और ए वाले वेव के लिए कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, और कोई पाथ के टर्म में ना बोल करके इसी को फेज के टर्म में बोले कि ओ और ए वाले के बीच फेज का डिफरेंस 2 पाई है, दोनों बात ही सेम है। लैम्डा का पाथ बोलिए या 2 पाई का फेज, इससे क्लियर हो रहा है कि एक वेव ओ से चला और एक वेव ए से सेम टाइम पे चल रहा है। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के बीच रिलेशन के लिए आप लिख ले सकते हो कि लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस है, लैम्डा का जो पाथ डिफरेंस है आपका, यह इक्वल है 2 पाई के फेज के डिफरेंस के। तो यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा मीटर का न होकर के 1 मीटर का हो जाए, यूनिट पाथ डिफरेंस, तो 1 पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा का फेज का डिफरेंस। तो यदि पाथ डिफरेंस को जनरलाइज आपने बोला डेल्टा एक्स, तो यदि कभी पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स हो जाए, यही डेल्टा एक्स पिछले एग्जाम्पल में आपका 2 पाई आर बाई 4, और साइन वाले एग्जाम्पल में यह पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा के इक्वल है। तो कभी यह पाथ डिफरेंस 2 पाई आर बाई 4, कभी लैम्डा, कोई वेव यहाँ से चले कोई वेव 180 से, तो पाथ का डिफरेंस पूरे का आधा लैम्डा बाई 2, एक यहाँ से चले एक यहाँ से चले तो लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस हर बार चेंज होता रहेगा। तो जनरलाइज सिंबल यदि आप पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बोले, तो डेल्टा एक्स का पाथ जो है यह इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का फेज का डिफरेंस। राइट साइड आप लिख रहे हो फेज का डिफरेंस, और फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आया है। फेज डिफरेंस को तो आप बोलते हैं डेल्टा फाई, इसका मतलब डेल्टा फाई इक्वल होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। वह फॉर्मूला या इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज का डिफरेंस मीन्स दो वेव के बीच एंगुलर पोजीशन का डिफरेंस। एक यहाँ से चले वेव, दूसरा पीक से चले, तो दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री या पाई बाई 2। आप बोलेंगे कि दोनों का फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 है। और पाथ मीन्स लैम्डा के टर्म में बोलेंगे तो यह पूरा लैम्डा, यहाँ तक लैम्डा बाई 2, उसका आधा लैम्डा बाई 4। तो एक यहाँ से चलता और एक यदि यहाँ से चलता, तो दोनों के बीच पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 4 का या फेज का डिफरेंस लैम्डा बाई पाई बाई 2 का होता है। तो यदि लैम्डा का पाथ 2 पाई का फेज है, लैम्डा का पाथ आपका 2 पाई का फेज है, तो कभी 2 लैम्डा का पाथ हो जाए तो यह 4 पाई का फेज हो जाएगा। तो बार बार अब आपको इस तरीके से नहीं, सीधा फॉर्मूला आपका हेल्प कर देगा। नेक्स्ट बार आपका 2 लैम्डा का पाथ है और आप फेज लाना चाह रहे हो 4 पाई,
तो पाथ आपका दिया 2 लैम्डा, तो पाथ डेल्टा एक्स के बदले आप 2 लैम्डा डालिए फॉर्मूला में, 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ कितना पुट कर ले 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई का आपको फेज दिख गया होगा, 4 पाई का फेज। तो इस फॉर्मूला का यूज आपको दिख गया होगा कि कभी पाथ का डिफरेंस दे दे तो आप फेज निकाल लेंगे, और कभी फेज का डिफरेंस दे दे तो डेल्टा फाई, यहाँ एंगल पुट करेंगे पाई के टर्म में, यहाँ से पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स आ जाया करेगा। अब जब हम लोगों ने दो वेव के बीच पाथ का डिफरेंस और फेज का डिफरेंस समझ लिया, तो जो अपना मेन टॉपिक था इंटरफेरेंस ऑफ वेव, हम लोग उस टॉपिक पे आ जाएं। अपने पास दो वेव हो, एक वेव का इक्वेशन y1 इक्वस टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, और दूसरे वेव का इक्वेशन y2 इक्वस टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई हो। इस a1 को आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का, y1 जो है वह पार्टिकल ऑफ द मीडियम का डिस्प्लेसमेंट, x होता है वेव का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, पूरा साइन का जो एंगल है उसे आप बोलते हैं फेज, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, जो कि ओमेगा बाई भी या 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होता है। सेकेंड वेव में a2 एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा दोनों जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, यहाँ भी एंगुलर वेव नंबर या वेव वेक्टर, जो कि मैंने बताया कि के इक्वल होगा ओमेगा बाई भी या 2 पाई बाई लैम्डा के, और यह पूरा साइन का एंगल सेकेंड वाले वेव का फेज हो गया। तो यदि आप सेकेंड के फेज में से फर्स्ट के फेज को माइनस करें तो डिफरेंस आपका फाई आएगा, और आप बोलेंगे कि वेव 2 और वेव 1 के बीच फेज का डिफरेंस आपका फाई के इक्वल है। जो अभी आपने पढ़ा था फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का वैल्यू फाई के इक्वल है। यदि यहाँ पर आप फाई 1 एक ऐड कर लिए रहते यहाँ पे फाई 2, तो डिफरेंस आपका आ जाता सेकेंड में से फर्स्ट का फाई 2 माइनस फाई 1, तो उस केस में आपका डेल्टा फाई फेज डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। अभी मैंने यहाँ इनिशियल फेज को 0 ले लिया और यहाँ इनिशियल फेज फाई ले लिया, तो डिफरेंस आपका फाई आ गया। अब यह दोनों वेव सुपरपोज करेगा या इंटरफेरेंस करेगा। सुपरपोज करना मीन्स दोनों वेव सेम टाइम पर एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करेगा। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कि ऑन सुपरपोजिशन y1 और y2 के सुपरपोजिशन से जो वेव फॉर्म होगा उस वेव के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैं y बोल लूँ, और y इक्वल हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 के, y1 का वैल्यू आप पुट कर लें a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस है तो प्लस y2 आप पुट करेंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। यह आपका y है, यह पूरा एक साइन का फंक्शन है, और सेकेंड टर्म भी एक साइन का फंक्शन है। जब भी आप एक के साइन के फंक्शन में दूसरा साइन का फंक्शन ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इक्वेशन भी एक साइन का ही फंक्शन आता है। तो आप y लिख ले सकते हैं, y इक्वस टू एक साइन का फंक्शन लिखना है, जिस तरह फर्स्ट का एम्पलीट्यूड a1 सेकेंड का a2, तो रिजल्टेंट में भी कुछ एम्पलीट्यूड आएगा जिसे a बोलेंगे। साइन का फंक्शन है तो साइन लिख लीजिए, रिजल्टेंट का फेज या एंगल आप लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस समथिंग डेल्टा। यह आपका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया, और ए को बोलेंगे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। यह ऐड करके दोनों को ऐड करके यहाँ तक कैसे आया, यह चीज़ क्लास 11th में एसएचएम में आपको पढ़ना होता है। इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया, साइन प्लस साइन अनदर साइन, जिसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा और कुछ फेज होगा। इसका इनिशियल फेज फाई 0 था,
यहाँ इनिशियल फेज फाई, लेकिन रिजल्टेंट का इनिशियल फेज समथिंग डेल्टा है। यहाँ पर दिया हुआ था आपका A1 A2 ओमेगा टी के और फाई वगैरह का टर्म, एक्स भी आपका नोन था। रिजल्टेंट में ए अननोन टर्म ओमेगा और टी पहले भी था, अभी भी है, के एक्स पहले भी था, तो यह भी नोन टर्म। यहाँ एक अननोन डेल्टा आया, तो रिजल्टेंट इक्वेशन में आपका ए और डेल्टा दो अननोन टर्म दिख रहा है। उसे नोन के टर्म में यदि लाएं तो मैं लिखता हूं कि वेयर यह जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आता है यह हमेशा आपका होगा रूट अंडर A1 A² प्लस A2 A² प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, जहां यह फाई इसी दोनों वेव के बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस है। और डेल्टा के लिए आप इक्वेशन यूज करते हो tan डेल्टा इक्वल्स टू A2 साइन फाई बाई A1 प्लस A2 कॉस फाई। हम लोग अपने आप को केवल इस इक्वेशन तक रेस्ट्रिक्ट करें अभी इस डिस्कशन में, तो आपको यहाँ से पता चला इस इक्वेशन से कि जब भी दो वेव का सुपरपोजिशन हो तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड ए निकालेंगे वह हमेशा ही इंडिविजुअल वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा उसका वेक्टर सम, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिसके बीच का एंगल थीटा हो उसका रिजल्टेंट आप बोलते हैं रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पर वेक्टर ए के बदले फर्स्ट का एम्पलीट्यूड A1, वेक्टर बी के बदले सेकेंड का एम्पलीट्यूड A2 और दोनों के बीच का एंगल के बदले दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस आप फाई यूज किए, तो आपका रिजल्टेंट वेव जो आएगा उसका एम्पलीट्यूड आ गया रूट अंडर A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। अब यदि इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए यहाँ से या यही ए आप यहाँ से निकाल सकते हो, यह एम्पलीट्यूड ए यदि मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज़्यादा हो जाए, तो आप बोलेंगे कि इस दोनों वेव का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव नेचर का होगा। और यदि इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू मिनिमम हो जाए तो दोनों वेव का जो इंटरफेरेंस हुआ वह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड ए को मैक्सिमम होना होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए को मिनिमम होना होगा। तो मैं लिखता हूं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना होगा, ए को मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड का वेव के इंटेंसिटी के साथ रिलेशन होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो यदि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज फॉर ए मैक्स, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ए को मैक्सिमम होना या फिर इंटेंसिटी आई को मैक्सिमम होने का कंडीशन मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यदि ए को मैक्सिमम होना है इसके लिए कॉस फाई को भी मैक्सिमम होना होगा, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यदि कॉस फाई को मैं 1 पुट कर लूँ तो यह पूरा टर्म आपका हो जाएगा रूट अंडर A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाई के बदले 1, तो ए के का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा A1 प्लस A2, क्योंकि जैसे ही इसे आप 1 डालेंगे तो इस पूरे को आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमेशा आया करेगा A1 प्लस A2। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लाने के लिए आपको करना क्या पड़ा, तो आपने कॉस फाई को 1 पुट किया, तो ए मैक्स एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम लाने के लिए, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, आपने क्या किया कि कॉस फाई को पुट किया 1। कॉस का वैल्यू 1 आता है 0 डिग्री पे, कॉस का वैल्यू
कॉस थीटा का वैल्यू, अभी आपने कॉस फाई लिया तो फाई ही यूज कर लीजिए। कॉस फाई का वैल्यू 1 आता है जब फाई आपका 0 डिग्री हो। कॉस चूंकि 2 पाई पे पीरियोडिक है तो 0 डिग्री पे 1 दिया है, तो अगला 0 प्लस 2 पाई, 2 पाई पे भी 1 देगा। 2 पाई प्लस नेक्स्ट 2 पाई 4 पाई पे भी 1 देगा, 6 पाई पे भी 1 देगा एंड सो ऑन। इस तरह 2 पाई बढ़ाते चलिए, हर 2 पाई पे कॉस का वैल्यू रिपीट होता जाएगा। इस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई को आप एक साथ लिख सकते हैं कि फाई का वैल्यू होगा 2n पाई। n आप 0 से स्टार्ट कर लेंगे, n इक्वल्स टू 0, 1, 2। यहाँ n 0 पुट कीजिए, पूरा वैल्यू 0 यहाँ पहुँचिएगा। 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू पाई यहाँ पहुँचेंगे। 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू पाई 4 पाई यहाँ पहुँच जाइएगा। तो यह कॉस फाई को 1 होना है, मीन्स फेज डिफरेंस फाई जो है दोनों वेव का वह या तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई, 6 पाई, या पाई का इवन मल्टीपुल आप बोल सकते हैं, जिसे जनरलाइज करके आपने बोल लिया कि फाई का वैल्यू यहाँ से आना चाहिए 2n पाई। और यह कंडीशन आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जब भी दो वेव सुपरपोज करे और उसका सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होना मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, तो ऐसा होने के लिए दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू 2n पाई जैसा होना चाहिए। 2n पाई जैसा होना मीन्स या तो फेज डिफरेंस 0 हो जाए, या 4 पाई 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए। मीन्स यहाँ पे यदि 0 डाल दीजिए तो दोनों सेम फेज हो जाता, फिर फेज डिफरेंस 0 आप बोलते, तब एम्पलीट्यूड हमेशा a1 प्लस a2 मैक्सिमम आता। यदि फाई के बदले 2 पाई डालिए फिर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, 4 पाई डालिए फिर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, 6 पाई भी डालते तो मैक्सिमम। इस तरह का कोई भी वैल्यू है जिसे जनरलाइज आपने बोला 2n पाई, तो फेज डिफरेंस यदि दो वेव के बीच का 2n पाई हो जाए तो यह हो जाएगा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करें। और मिनिमम एम्पलीट्यूड को आप बोलते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर हम लोग लिखे नेक्स्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज एम्पलीट्यूड मिनिमम, ए मीन का कैलकुलेशन और इंटेंसिटी भी मिनिमम, क्योंकि मैंने बताया कि इंटेंसिटी जो होता है वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और यदि आपको एम्पलीट्यूड को मिनिमम करना है तो कॉस फाई का यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट करना होगा। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1। जैसे ही कॉस फाई को आप ब्रैकेट में -1 डालेंगे यह टर्म निगेटिव हो जाएगा। इस पूरे को आप लिखेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मिनिमम एम्पलीट्यूड हमेशा आया करेगा a1 माइनस a2। और मिनिमम एम्पलीट्यूड आने के लिए कंडीशन होगा कि कॉस फाई को आपको -1 रखना होगा। तो नेक्स्ट है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस फाई को आप पुट करेंगे -1, और कॉस का वैल्यू -1 होता है। सबसे पहले पॉजिटिव एंगल ले तो 180 पे, 180 बोले तो पाई पे, अगला -1 2 पाई, इंटरवल के बाद तो पाई प्लस 2 पाई 3 पाई पे, अगला फिर 2 पाई के बाद तो 5 पाई पे, अगला 7 पाई पे। और इस तरह के वैल्यू को आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई
एन, यहाँ भी आप स्टार्ट करेंगे 0 से, एन 0 डाल लीजिए तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू पाई पाई, यहाँ पहुँच गए। एन का नेक्स्ट वैल्यू आप 1 डालिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू पाई, यहाँ पहुँचेंगे। एन का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पाई, यहाँ पहुँच जाएंगे एंड सो ऑन। तो जब भी कॉस फाई का वैल्यू -1 हो जाए तो फाई का जनरलाइज वैल्यू आपका आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। और यदि फेज डिफरेंस कभी भी इस फॉर्म का हो और इस फॉर्म को जब आप ब्रेक करेंगे तो आएगा वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई जैसा, तब जा करके दोनों वेव का इंटरफेरेंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम, और मिनिमम एम्पलीट्यूड हमेशा आएगा आपका A1 माइनस A2। यह जो आया नीचे वाला, यह इक्वेशन भी आपको याद रखना होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव फॉर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस फाई, या आप डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं, 2n पाई होना चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n प्लस 1 इंटू पाई, n दोनों ही जगह 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा होल नंबर होता चला जाएगा। अब जिस तरीके से आपने देखा था कि यदि दो वेव के बीच, यहाँ और यहाँ वाले वेव के बीच कुछ फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आपने बोला था 2 पाई, तो दोनों के बीच कुछ पाथ का डिफरेंस लैम्डा भी आया था। तो जब भी कुछ फेज का डिफरेंस है तो कुछ पाथ का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर यदि कंस्ट्रक्टिव के लिए दोनों के बीच फेज का डिफरेंस आ गया है तो दोनों का पाथ का भी कुछ डिफरेंस आना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए भी फेज का डिफरेंस आ चुका है तो कुछ पाथ का भी डिफरेंस आना चाहिए। और आपने यह दोनों बॉक्स फेज डिफरेंस वाला यदि याद कर लिया, और यदि आप साथ में पाथ डिफरेंस भी रेडीमेड याद रखते हैं तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी आपका काम निपटता है। तो नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल करके इसे बता दूं। आपका एग्जाम्पल बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों के लिए फेज डिफरेंस निकाला, फाई या डेल्टा फाई। अब आपसे पूछा पाथ डिफरेंस मीन्स डेल्टा एक्स, इसके लिए आप यही रिलेशन यूज करेंगे, पाथ और फेज के बीच का रिलेशन। फेज दे दिया है कंस्ट्रक्टिव का 2n पाई, पाथ निकाल लीजिए। डिस्ट्रक्टिव का फेज दिया 2n प्लस 1 इंटू पाई, डेल्टा फाई के बदले पुट करके पाथ निकाल लीजिए, और उस दोनों को भी याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टिव का काम कर ले। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस डेल्टा फाई आपका होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से कंस्ट्रक्टिव का फेज था 2n पाई, कंस्ट्रक्टिव का फेज आपने बोला कितना 2n पाई, तो फाई या डेल्टा फाई के बदले 2n पाई डालिए, यह होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इधर के 2 पाई से इधर का 2 पाई कैंसिल, लैम्डा गया मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा n लैम्डा। और यहाँ पर आपने फेज लिया कंस्ट्रक्टिव का, तो इसके लिए जो पाथ आया वह भी कंस्ट्रक्टिव का, तो यह हो गया कंडीशन फॉर
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नेक्स्ट टाइम आप इसी रिलेशन को लिख करके डेल्टा फाई इक्वस टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और इस बार फेज डालिए डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव का फेज आपने निकाला अभी 2n+1 इंटू पाई। डिस्ट्रक्टिव का आपने फेज निकाला फाई या डेल्टा फाई 2n+1 इंटू पाई। तो डेल्टा फाई के बदले पुट कीजिए 2n+1 इंटू पाई, यह हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा मल्टीप्लाई में जाएगा 2 डिवाइड में, तो डेल्टा एक्स आपका आ गया 2n+1, लैम्डा गया मल्टीप्लाई में और यह 2 गया नीचे डिवाइड में। इसे आप चाहें तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या फिर इस 2 को अंदर लेकर के 2n और 1 दोनों में डिवाइड कर लीजिए, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका 2n/2, 2 कैंसिल तो n, और प्लस है तो प्लस 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो n+½ इंटू लैम्डा, और यह जो पाथ आया n+½ इंटू लैम्डा, यह रहेगा डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n यहाँ और यहाँ दोनों जगह के लिए 0 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ का n फेज वाला n 0 से, तो पाथ वाला भी n 0 से। यहाँ भी यह फेज वाला n आपने 0 से लिया था, तो पाथ वाला n यहाँ भी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि आप n 0 पुट करते हैं मीन्स पाथ डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n1 पे पाथ डिफरेंस लैम्डा, फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n2 पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा मीन्स 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपुल। पाथ डिफरेंस हो तब जाकर के कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपुल। लेकिन यदि आप पाथ नहीं फेज की बात करें तो लैम्डा के बदले एंगल पाई आएगा, और पाई का इवन मल्टीपुल। पाई का इवन मल्टीपुल का मतलब है 0 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, 6 इंटू पाई। 0 इंटू पाई को आप 0 लिखेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई, इस तरीके का वैल्यू यहाँ से आए। फेज के लिए तब कंस्ट्रक्टिव, पाथ के लिए लैम्डा का इंटीग्रल, लेकिन फेज के लिए पाई का इवन इंटीग्रल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज यदि आप देखें तो पहला वैल्यू आपका आया था पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, मीन्स पाई का ऑड इंटीग्रल। और यदि आप पाथ से चेक करें तो n0 डालिए λ/2, 1 डालने पे 3 λ/2, अगला 5 λ/2 मीन्स λ/2 का, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव में था पाई का ऑड मल्टीपुल, पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल, और यहाँ पर λ/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल, 1 इंटू λ/2, 3 इंटू λ/2, 5 इंटू λ/2। तो यह जो चारों रिजल्ट आया, कंस्ट्रक्टिव का फेज 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव का फेज 2n+1 इंटू पाई, और कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ पूछे तो n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव का पाथ n+½ इंटू लैम्डा। इस चारों रिजल्ट को आप याद रखें। क्लास 12th का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह के डेरिवेशन में यह पाथ का रिलेशन आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे।